dear students, welcome to Science and Fun क्लास 10। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था लाइफ प्रोसेसेस से पहला लेक्चर एंड दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। किस तरह से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, स्टोमेटा क्या होता है, कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और पूरा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं एंड किस तरह से जो हमारे सिलेबस में जो एनिमल्स हैं दैट इज़ अमीबा और ह्यूमन बींग्स, तो हम दो केस स्टडीज़ को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन दोनों में न्यूट्रिशन होता है, कैसे इन दोनों में न्यूट्रिशन लिया जाता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है बाय दीज टू स्पीशीज दैट इज अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे हो रहा है। एनिमल्स, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमें इतना समझना होता है कि हेटेरोट्रॉफिक इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि दो मेजर टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स करते हैं। ऑटोट्रॉफिक हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब तक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तब तक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स में ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। बाकी के जितने भी अलग स्पीशीज़ है, अलग एनिमल्स हैं, अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब हम ये बात कर सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में होता है। तो बेसिकली अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट विल बी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी। कौन कौन से 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? सबसे पहला पैरासिटिक, उसके बाद दूसरा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में क्या डिफरेंस है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहते हैं, या तो बॉडी के ऊपर या तो बॉडी के अंदर, और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन वो सक करते हैं। अपना न्यूट्रिशन वो उसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि एन ऑर्गेनिज्म दैट इज डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, तो दे आर पैरासाइट्स एंड जो न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है सैप्रोफिटिक। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना ही है कि पैरासाइट्स जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। नॉन लिविंग यानी कि डेड और डिकेइंग। सो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि डेड एंड डिकेइंग फॉर्म में अपना फूड या फिर अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करना, दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरी तरह का जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, हम लोग जिस तरीके से अपना फूड इनटेक करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे अब्जॉर्ब करवाते हैं एंड हमारे बॉडी के अंदर
वो उस फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो एसिमिलेट होके पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं एंड उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारा एटीपी रिक्वायरमेंट पूरा होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अमीबा ऑल्सो। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसे अमीबा अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ ह्यूमन बींग्स आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन। So amoeba, which is a unicellular animal living in water, तो water living animal है। It takes in food by forming finger-like projections called pseudopodia। Pseudopodia क्या है? Pseudopodia क्या है? अमीबा में एक finger-like projections present होते हैं जो कि उन्हें locomotion as well as food intake करने में उन्हें help करता है। Pseudopodia and forms a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. यहाँ पे आप देखो, this is the body of amoeba और यहाँ पे छोटे छोटे स्यूडोपोडियाज हैं। तो वो स्यूडोपोडिया क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया जैसा ये स्ट्रक्चर, ये इसे इस फूड को बॉडी के अंदर एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है ना। उसके बाद फूड पार्टिकल अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। तो जैसे ही फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है अमीबा के, वैसे ही अमीबा में फूड वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फूड वैक्यूल्स इन अमीबा आर टेम्पररी ऑर्गन्स, ठीक है। उन्हें परमानेंट इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि वो एक बार फूड के डाइजेस्ट होने के बाद वो फिर से डिसअपियर हो जाते हैं, फिर से वो गायब हो जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखो। देखो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है स्यूडोपोडिया। उसके बाद एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद आपको कहीं पर भी फूड वैक्यूल दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब करने का काम खत्म हो चुका। अब डाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के बाहर थ्रो आउट हो जाएगा और फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा। फिर जब स्यूडोपोडिया किसी भी टाइम पे फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा होगा, फूड वैक्यूल्स फिर से रीअपियर हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ अमीबा टेक्स न्यूट्रिशन। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, राइट। चलो अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में बेसिकली कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर से मैं बता रही हूँ, न्यूट्रिशन दो तरीके के, बेसिकली दो तरीके के न्यूट्रिशन होंगे। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स। कौन कौन से? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। सैप्रोफिटिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होता है, डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंजेशन करना, फूड का इंजेशन करना, उसके बाद डाइजेशन करना, फिर अब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना। हर एक प्रोसेस को मैं डीपली आप लोगों को समझाऊंगी। फिर एसिमिलेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया बॉडी में, उसका बॉडी से एक्सक्रीट आउट, इजेक्ट आउट करना भी ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारा जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
प्लांट्स को छोड़ के सब में पाए जाते हैं, किसी में पैरासिटिक, किसी में सैप्रोफिटिक, किसी में होलोजोइक। अब अमीबा हम लोगों ने पढ़ा, अमीबा में देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इंजेशन हुआ फूड पार्टिकल का, उसके बाद डाइजेशन हुआ, असिमिलेशन हुआ एंड फाइनली इजेक्शन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड का इजेक्शन हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अमीबा भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। चलिए ह्यूमन बींग्स पे आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में कैसा न्यूट्रिशन हो रहा है? इट टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव system. It consists of the alimentary canal and glands which produce enzymes which break down food into smaller molecules. So how nutrition in human beings is getting involved? सबसे पहले तो हमारा जो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वो एक एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट है। अब ये एलिमेंट्री कनाल क्या है? ये एलिमेंट्री कनाल क्या है? रुको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। एलिमेंट्री कनाल, चलिए ब्लू से ही लिख देती हूँ। अ मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर inside which our digestive system is, या फिर our digestive organs are present. Organs are present. चलो देखो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये दिख रहा है आपको। ये पूरा का पूरा जितना भी आप यहाँ पे ऑर्गन्स देख पा रहे हो, ये सारे ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड है, उस एरिया से बाहर नहीं जा रहे। तो ये क्या है? ये आपका एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट्री कनाल। ह्यूमन बीइंग का जो एलिमेंट्री कनाल होता है कुछ भी नहीं, एक मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है एनस पे, ठीक है। और उसके बीच में सारे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, बहुत अलग अलग तरह के ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। हमारे माउथ से स्टार्ट होके हमारे एनस पे ख़त्म होता है हमारा एलिमेंट्री कनाल। उसी के बीच में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सिचुएटेड होता है। चलो, सो ओके, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अभी एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गन से कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो एंजाइम कौन से फूड को ब्रेक डाउन करके कौन सा न्यूट्रिशन उसमें से मतलब सिक्रीट आउट करते हैं। अब देखो, मेन ऑर्गन्स क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, राइट। और मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हमारे बॉडी में? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर जो कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, फिर पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये सारे तो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। ये सारे हो गए ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में। अब ध्यान से देखें इस डायग्राम को, यहाँ पे आपको लगभग सारा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। हमारे माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, एक यहाँ पर भी होता है, एक यहाँ पर होता है, ठीक है। सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, राइट। तो ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। एंड फिर आ जाता है हमारा फेरिंग्स। जैसे ही बक्कल कैविटी के बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, ये एक तरह का
वी शेप का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के तुरंत बाद इट इज़ आर ईसोफेगस, जिसका दूसरा नाम फूड पाइप है, जिसका दूसरा नाम है फूड पाइप। ठीक है, ये क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या करेगा, जैसे जो भी खाना हम खा रहे होते हैं ना, वो खाने को ये लेकर पहुंचाता है स्टमक तक। अब ये क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन, दिस इज आर स्टमक, दिस इज आर स्टमक। इसमें 3 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से पोर्शंस, पाइलोरिक, फंडिक एंड कार्डियक। ठीक है, 3 पोर्शंस होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा लिवर, जो कि आगे की तरफ सिचुएटेड है, एंड स्टमक जो है लिवर के पीछे की तरफ सिचुएटेड है। फिर है पैनक्रियास, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है एंड उससे फैट्स एंड प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए उस एंजाइम से फैट्स और प्रोटीन का डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, राइट। ड्यूडेनम, अच्छा ड्यूडेनम से पहले दिस इज अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है, वो वही बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। किस चीज़ में यूज़फुल होता है, फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़फुल होता है। ड्यूडेनम जो पहला पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे ही गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है वो पोर कर दिए जाते हैं अलोंग विथ सम सेमी डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो वो सारा सेमी डाइजेस्टेड फूड अलोंग विद द सिक्रीटिंग एंजाइम्स एंड इंटेस्टाइनल जूसेस, वो सब कुछ मिक्सअप होके ड्यूडेनम में पोर हो जाता है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है। उसके बाद आ जाता है इलियम एंड देन ड्यूडेनम, कोलोन, सीकम, अपेंडिक्स, इलियम, रेक्टम, जिसमें ये सारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम यहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ, एक मिडिल पोर्शन होता है दैट इज नोन एज जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और लास्ट पोर्शन होता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर कोलन, सीकम और रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। एंड फाइनली वो सारा खाना जब मतलब डाइजेस्ट हो चुका होता है, वो डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बच जाते हैं वो निकल जाते हैं एनएस के थ्रू, तो दिस इज होल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया। अब हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में देखेंगे। ये देखो यहाँ पर आपका और ज़्यादा क्लियर पिक्चर यहाँ पर दी गई है। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये टंग है, ठीक है, दिस इज द टंग, एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, राइट, ड्यूडेनम एंड फिर जेजुनम यहाँ पर भी नहीं दिया पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मिडिल पोर्शन इज नोन एज जेजुनम एंड द लास्ट पोर्शन और द थर्ड पोर्शन इज द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं दैट इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम, और फिर लास्ट में एंड हो जाता है वो एनस, यानी कि हमारा एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट। चलो अब स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं किस तरह से माउथ से शुरुआत होते हुए कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है, यानी कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है। So the food is broken down into smaller particles by the teeth and mixed with saliva from the salivary gland। ये जो टीथ आपको दिख रहा है, आपके पास खुद है 32 सेट्स ऑफ टीथ, तो वो टीथ का काम होता है च्यूइंग करना एंड ग्राइंडिंग करना। ठीक है, खाने को चबाना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। सो दिस इज द वर्क ऑफ टीथ, टू chewing and grinding of food।
एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। अब हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में जो सबसे पहले नंबर पे आता है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे दोनों चीक के साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा लोअर जॉ है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है दोनों साइड में। उसके बाद आता है सब लिंगुअल ग्लैंड, जो हमारे टंग के जस्ट नीचे के सरफेस पे, यहाँ पे, ठीक है, अंदर की तरफ से अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तीनों ही ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। जैसे ही हम कुछ अच्छा टेस्टी देखते हैं खाना, वैसे हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों पानी आता है? क्योंकि हमारा ब्रेन सिग्नल दे देता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड को कि टेस्टी टेस्टी खाना आने वाला है मुंह में, उसके डाइजेशन के लिए फटाफट से तुम लोग सिक्रीट हो जाओ। तो जल्दी से सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसी सलाइवा की वजह से और हमारे टंग की वजह से हम खाने को मिक्स एंड रोल कर पाते हैं पूरे माउथ के अंदर, यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर हम उसे सर्कुलेट कर पाते हैं और बारी बारी से उसे अच्छी तरीके से च्यू कर पाते हैं, उसे चबा पाते हैं। तो दिस इज द रीज़न वाई सलाइवा इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा है वो सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कितना परसेंट स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है? 30% स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड हियर। हमारे खाने में जितना स्टार्च होता है ना, उसका 30% स्टार्च यहीं पर डाइजेस्ट हो चुका होता है बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन। बच्चों लिख लो ये सारी चीज़ें, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है और लास्ट मोमेंट पे सब बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैम इसका क्या नाम है, इसका काम क्या होता है, फंक्शंस बता दीजिए, ये बता दीजिए। अभी से नोट्स बनाने शुरू कर दो आप लोग। सो सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है और किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है इसे? शुगर में। Then the food passes through the esophagus into the stomach. अब इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब फूड पाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरह का पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि फूड को कैरी कर रहा है फ्रॉम आवर माउथ टू द स्टमक, राइट। अब देखो हमारे स्टमक में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रही है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन एंजाइम, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। 3 तरह के सिक्रीशंस हमारे स्टमक में होते हैं। 3 तरह के सिक्रीशंस। कौन कौन से सिक्रीशंस? सबसे पहला पेप्सिन, ठीक है, सबसे पहला पेप्सिन। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक तरह का एसिड है, और तीसरा है म्यूकस। तीसरा क्या है? म्यूकस। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। पेप्सिन क्या करेगा? हमारे खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट था उसका ब्रेक डाउन कर देगा एंड उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाना। एसिड है तो एसिडिक बना देगा। एसिडिक बना के वो क्या कर रहा है? वो सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे जर्म्स को किल कर रहा है। एसिडिक, जितना ज़्यादा एसिडिक पीएच होगा किसी भी जगह का, वहाँ पे बैक्टीरियाज मर जाएंगे, राइट। हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन।
एक तो हो गया बैक्टीरियल एक्शन पर, और दूसरा हो गया कि पेप्सिन जो एंजाइम है ना वो पहले एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन पड़ता है तब जाके वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में, और तब जाके वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में पॉसिबल हो पाता है। म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। अब आपने ये देख लिया कि एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स ऑफ ऑल, राइट, तो उसका जो पीएच है इतना कम होने के बाद हमारे स्टमक को तो जल जाना चाहिए, हमारी बॉडी कैसे प्रोटेक्टेड है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ म्यूकस। म्यूकस की जो कोटिंग होती है अराउंड द वॉल ऑफ आवर स्टमक, वो हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, HCl एसिड के एक्शन से डैमेज होने से बचाती है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो तीनों का काम पता चल गया। सबसे पहले पेप्सिन, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। हमने जो खाना खाया उसमें से 30% स्टार्च का डाइजेशन तो हमारे माउथ में हो गया, अभी भी 70% स्टार्च बाकी है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी बाकी हैं, उनका भी डाइजेशन होना बाकी है। स्टमक में जाने के बाद जब HCl रिलीज होती है, HCl सिक्रीट होती है, तो उससे पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, और क्योंकि HCl सिक्रीट हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उससे हमारे स्टमक से कौन बचाएगा? म्यूकस की कोटिंग, म्यूकस की लेयर बचाएगी। अब देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं। अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। द फूड इज मिक्स्ड विथ बाइल फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास। बाइल कहाँ से? लिवर से, और स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रीट हो रही है, जिसमें से कौन कौन से किस किस तरह के एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जूस से? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, और लाइपेज फैट्स का ब्रेक डाउन कर रहा है। In the small intestine, glands of the wall of small intestine produce intestinal juice. इस intestinal juice का दूसरा नाम क्या है? इस intestinal juice का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, और वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम विलाई बोलते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जितना भी डाइजेशन हुआ, जितना भी फूड का डाइजेशन हुआ, उस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब होना तो ज़रूरी है ना, अदरवाइज क्या फ़ायदा इतना खाना खाने का? कैसे मिलेगी एनर्जी? खाना खाने का जो पर्पस है वो क्या होता है कि हमें एनर्जी मिले, ठीक है, हमारे सेल्स में जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम वो खाना खा रहे, कहते हैं ना कि यार ये मेरा बच्चा खाना तो खाता है लेकिन उससे खाना लगता नहीं है। खाना नहीं लगने का क्या मतलब होता है कि उसकी इंटेस्टाइन्स ना उस खाने को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। हम खाना खाएंगे, हमारे खाने में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जब डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं अपने सिंपल सब्सटेंसेस में, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया अमाइनो एसिड में, फैट्स ब्रेक डाउन हो गए ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स में,
कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब अब्जॉर्ब होने के बाद क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि इसमें जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसे हम विलाई बोलते हैं, इनके पास बहुत सारा ब्लड वेसल होता है। तो इस विलाई के पास जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल का क्या काम है, उसी ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जाके एसिमिलेट कर जाते हैं एंड ब्लड वेसल पूरे बॉडी में ब्लड को लेकर रन कर रहा है और हर एक सेल तक ब्लड पहुंचा रहा है, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को भी वो पहुंचाएगा, बिकॉज ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही तो बना है ना। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के साथ वो न्यूट्रिएंट्स जाके एसिमिलेट करते हैं, हर एक सेल के पास उस न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करते हैं एंड फाइनली हर एक सेल, बॉडी के हर एक सेल में एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, so the digested food is absorbed by the blood and transported to all cells in the body. Then the undigested food passes into the large intestine. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर उस खाने में से, उस पूरे खाने में से जितना वाटर था उसको अब्सॉर्ब किया गया एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। एनस क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। तो यहाँ पे आके पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल फिनिश हो गया, यानी कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस था वो खत्म हो गया, है ना। सारा पोर्शन क्लियर हो गया। चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों को गो थ्रू करा देती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ सारे के सारे प्रोसेसेस का। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ एंड टंग। ठीक है, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले माउथ, ये तो बड़ा बेकार कलर है, रुको। टीथ एंड टंग यूज्ड किस लिए, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड टेस्ट। क्यों टेस्ट ज़रूरी है, अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो सलाइवा एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट ही नहीं होगा। कभी कभी देखते हो ना, अच्छा खाना देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसा खाना जो आपको पसंद ही नहीं है, टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सामने कितना देर भी अगर रखा रहेगा, आप उसको देख भी रहे हो, भले आपको भूख भी है फिर भी आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा, आप उसको बेमन से बस किसी तरह खा रहे हो, खाया नहीं जा रहा, कहते हो ना खाया नहीं जा रहा, आप उसको चबाने की कोशिश कर रहे हो बट योर माउथ डजंट वांट टू वर्क, राइट, क्योंकि उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है। टेस्ट जब आपको पसंद नहीं है तो फिर सलाइवा एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट ही नहीं हो पाती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए टेस्ट का भी इक्वल रोल होता है। इसीलिए मम्मा को कहो कि जो सब्ज़ी आपको पसंद है वही बनाया करें। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ खाते हो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, अपने आप आपका जो माउथ है वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा और डाइजेशन भी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में उन सारे न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। सो माउथ का क्या काम है, माउथ में है टीथ एंड टंग, जो कि फूड को ग्राइंड करने के लिए और उसके टेस्ट के लिए होती है। माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज।
क्या करता है? 30% स्टार्च का डाइजेशन। उसके बाद आ जाता है सेकंड पे ईसोफेगस। ईसोफेगस तो फूड पाइप है, उसका काम है फूड को लेके स्टमक तक पहुंचना, है ना। अब आ जाते हैं हम स्टमक पे। स्टमक में 3 तरह के सिक्रीशंस होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन प्लस HCl प्लस म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन। HCl क्या करेगा? एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, एसिडिक, है ना। और म्यूकस का क्या काम है? प्रोटेक्ट वॉल लाइनिंग, राइट। ये हो गया स्टमक। उसके बाद क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर 4th, यहां लिख देती हूं मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल की जो लेयर होती है, इनर लाइनिंग जो होती है, वहाँ पे पतले पतले छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। उन विलाई में ढेर सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। तो विलाई का काम क्या होता है? क्यों छोटे और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह होते हैं वो? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो जैसे ही अब्जॉर्प्शन हो जाता है खाने का, तो वो खाने का क्या अब्जॉर्प्शन, मतलब न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन, यानी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट था आपके खाने में, उनका जो डाइजेशन होने के बाद जो अब्जॉर्प्शन होगा वो होगा आपके विलाई में, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में होगा, है ना। अब ब्लड वेसल के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पहुंचेंगे? बॉडी के हर एक सेल्स के पास पहुंचेंगे, टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। सबसे पहला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंजेशन, खाना हमने खाया। डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट हुआ। कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर माउथ, हमारे स्टमक में भी डाइजेशन हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ? तीसरा प्रोसेस, अब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। वाटर का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, ठीक है। अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि उन न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचना, वो हो गया एसिमिलेशन। एंड इजेक्शन, इजेशन यानी कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया था वो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद जितना कुछ भी बचता है वो सब कुछ सीकम, कोलोन, रेक्टम होते हुए एनस के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि किस तरह से पूरे ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। एक और चीज़,
Small intestine is the organ, is the site where maximum digestion takes place. Maximum digestion and maximum absorption. Maximum digestion या फिर complete digestion बोल सकते हैं, ठीक है. Small intestine complete digestion and maximum absorption. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई भी ऐसा फूड मटेरियल नहीं बचता जो अनडाइजेस्टेड रह गया हो. जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसका फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकता, वो सीधा इजेक्ट आउट होगा हमारी बॉडी से. एंड वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है. सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम और वी कैन से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा. अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. हम लोग रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. रेस्पिरेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही मैं कवर करने की कोशिश करूँगी लेक्चर 3 में. तो सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, देन गिव अ लाइक. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया ठीक से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. शेयर करते रहिए एंड मिलजुल कर पढ़ाई करते रहिए. तो इस साल आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं. अभी से आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो. जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवाती हूँ, वो सारी चीज़ें अपने बुक में भी, अपने नोट्स में भी लिखना शुरू कर दीजिए. बाकी आपको इसकी PDF ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी जस्ट आफ्टर योर लेक्चर गेट्स अपलोडेड ऑन YouTube. ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.